नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, राजस्थान की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल के बारे में। राजस्थान ज्योग्राफी को हम नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में नया टॉपिक प्रारंभ किया था जिसका नाम था राजस्थान की प्रमुख मृदाएं। तो पिछली क्लास में हमने मृदाओं का टॉपिक शुरू किया था, तो आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख मृदाएं, राजस्थान की मृदा, राजस्थान की मृदाओं को हमने जब पढ़ना प्रारंभ किया था तो हमने कुछ टर्म के बारे में बात की थी, जैसे सोइल शब्द। सोइल को हिंदी में मृदा कहते हैं और सोइल की उत्पत्ति हुई है सोलम शब्द से। और सोलम शब्द कौन सी भाषा का है? तो लैटिन भाषा का। और आपसे पूछ लिया जाए कि सोइल शब्द कौन सी भाषा का है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इन बातों में कंफ्यूज न होना। सोलम शब्द लैटिन भाषा का है, सोइल शब्द अंग्रेजी भाषा का है। सोइल की उत्पत्ति सोलम से हुई है। इस सोलम का अर्थ मैंने बताया आपको क्या था? फर्श, फर्श, ग्राउंड या फ्लोर हम जिसे कहते हैं, वो इसका अर्थ है। फिर बात हमने की थी इसके जनक के बारे में कि भारत में मृदा विज्ञान के जनक कौन है। पूछा जाए भारत में मृदा विज्ञान के जनक कौन है, तो मैंने आपको बताया JW लेथर, JW लेथर या JW लीथर। और ये साथ साथ में किसके जनक है? तो ये कृषि रसायनिकी के भी जनक है, कृषि रसायनिकी, कृषि रसायनिकी के भी ये जनक है। कौन? तो JW लेथर। तो इस प्रकार से हमने कल इसके बारे में बात की। फिर हमने बात की मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण हमने देखा। देखो मृदा का निर्माण है, इसमें दो क्रियाएं साथ में चलती है, एक तो अपर्दन और एक निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण ये दो क्रियाएं साथ में चलती है, इन दोनों के माध्यम से मृदा का निर्माण होगा। अपर्दन का मतलब है मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना, वो तो है अपर्दन। किसी चीज को ये जब चट्टानों को काट करके जब ये कण, छोटे छोटे कण हैं जो यहाँ से अलग होंगे, चट्टानों से टूट करके अलग होंगे, तो इसका क्या होगा? अपर्दन होगा। और निक्षेपण का मतलब है किसी स्थान पर जाकर के इन मृदा के कणों का जमाव हो जाना, इन कणों का जमाव हो जाना। जब ये जो कण है भूमि पर फैल जाएंगे, परत बना लेंगे, तो उसी परत को हमने क्या कहा था? मृदा कहा था। हमने कल ये बात भी की थी कि भूमि पर, पृथ्वी पर जो परत पाई जाती है वो क्या कहलाती है? तो मृदा कहलाती है। अब ये देखो चट्टानों के कण थे, चट्टानों से टूटकर अलग हुए, अलग हुए मतलब क्या हुआ? इनका अपर्दन हुआ, वहां से ये आगे बढ़े, आगे बढ़ करके इनका क्या हुआ? निक्षेपण हुआ, मतलब ये इनका क्या हो गया? जमाव हो गया पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जमाव हुआ तो उसके बाद क्या हुई? पृथ्वी पर एक परत बन गई और उसी परत को हमने नाम दिया था मृदा। तो इस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। हमने इसके बारे में कल डिटेल से चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार की मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो ये तो थी इसकी बेसिक जानकारी जिसको हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। आज हमें देखना है कि मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से है, राजस्थान में किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, क्योंकि क्वेश्चन राजस्थान के संदर्भ में यही पूछा जाएगा कि कौन सी मृदा कौन से स्थान या कौन से भौगोलिक प्रदेश में पाई जाती है। जिलों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन से जिले में कौन सी मृदा पाई जाती है। आपको ये मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, पूछ लिए जाएगा जलोढ़ मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। फिर मिलान करने वाले जैसे जलोढ़ मिट्टी दे दी, लाल पीली मृदा दे दी और लाल लोमी मृदा दे दी, या आपको काली मृदा पूछ ली, और आगे जिलों के नाम दे दी जाएंगे और आपको मिलान करने पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन से आपसे 4 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो उनको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। आज हम देखेंगे राजस्थान में मृदाओं का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? राजस्थान में मृदाओं का वर्गीकरण। राजस्थान में मृदाओं का वर्गीकरण। एक बड़ा सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में मृदाओं के कुल कितने भाग हैं, या राजस्थान में मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है, ये पूछ लिया जाएगा। तो उसका आंसर सीधा सीधा रहेगा 8। राजस्थान में मृदाओं को 8 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की कुल मृदाएं कितनी हैं? 8 प्रकार की मृदाएं राजस्थान में पाई जाती है। अलग अलग भौतिक प्रदेशों में अलग अलग मृदाएं पाई जाएगी। हमने बात की थी जहां पर जो ज्वालामुखी निर्मित क्षेत्र है, जो हमारा दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, हड़ौती का जो पठार है, वहां पर कैसी मृदा पाई जाएगी? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित काली मृदा।
उससे थोड़ा दूर हम चलेंगे, उसके आसपास वाला जो क्षेत्र रहेगा उसके अंदर पाई जाएगी लाल मृदा। कैसी मृदा? लाल मृदा। फिर उसके आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी लाल पीली मृदा। उसके आसपास वाले क्षेत्रों में भूरी मृदा पाई जाएगी। कछारी मृदा जो हमारा जो मैदानी प्रदेश है, नदियों द्वारा बनाया गया जो प्रदेश, वहां पे दोमट या कछारी मृदा पाई जाएगी। फिर हमने बात किया पश्चिमी राजस्थान की, तो वहां पर रेतीली मृदा पाई जाएगी। रेतीली मृदा में दो तीन प्रकार है, जैसे रेतीली बालू मृदा, लाल रेतीली मृदा, पीली रेतीली मृदा और खारी मृदा। यानी खारी मृदा वो मृदा जिसमें सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। तो वो सारी हम बातें उसमें चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। तो आज हम देखेंगे राजस्थान में मृदाओं का निर्माण। देखो ज्यादा उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पूछे इतना ही जाएगा कि ये जो मृदा है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो नाम देखने हैं कौन से क्षेत्र में है, उनकी थोड़ी बहुत क्या विशेषताएं हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, राजस्थान में मृदाओं का वर्गीकरण। राजस्थान में मृदाओं को कुल 8 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, बार बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। अब देखते हैं कितने भागों में बांटा गया। तो 8 भागों में। तो पहला भाग हम लिख लेते हैं, एक एक भाग से शुरू करते हुए चलेंगे। सारी मृदाओं के बारे में नाम देखेंगे, उनके किस नाम से उनको बांटा गया है और उनकी क्या विशेषताएं हैं और कौन से जिलों में वो पाई जाती है, ये हम देखने वाले हैं। तो पहली जो हम मृदा जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है जलोढ़ अथवा कछारी मृदा। जलोढ़ या कछारी मृदा के बारे में बात करें। जलोढ़ अथवा कछारी मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में समझ गए होगा। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर और बांगर। खादर वो मृदा होती है जो नदियों द्वारा लाई गई, हर वर्ष जो नवीनतम जो मृदा लाई जाती है वो खादर कहलाती है। जो पुरानी जो मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा, उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो ये तो बात है बेसिक सी। अब बात समझ ही गए होंगे कि ये बनती कैसे है। तो ये जो मृदा है मैदानी भागों में पाई जाती है, नदियों द्वारा लाए गए, नदियों द्वारा जो मैदान बनाया गया है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो राजस्थान में नदियों द्वारा जो मैदान बनाया गया है वो कौन सा है? तो हमने पहले पढ़ा था कि जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो नदियों द्वारा बनाया गया मैदान है। तो उन्हीं क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाएगी। तो क्या लिखेंगे? पूर्वी राजस्थान के नदी निर्मित मैदानी प्रदेश में यह मृदा पाई जाती है। उसके बाद यदि हम देखेंगे जलोढ़ मृदा की बात है। जलोढ़ मृदा राजस्थान में और कहाँ पाई जाती है? तो जहाँ पर ये नदी वाला क्षेत्र होगा, तो जो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वहां पर भी घग्गर नदी आती है और उसके आसपास वाले वहां पे भी क्या कौन सी मृदा पाई जाएगी? ऐसी जलोढ़ और कछारी मृदा पाई जाएगी। अब इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर पाया क्या नहीं जाता और क्या पाया जाता है। देखो नदियों द्वारा लाई गई तो इसमें खनिजों की मात्रा क्या होगी? कम होगी। खनिज इसमें कम होगी। जिसमें हम बात करें चूना चाहे फास्फोरिक अम्ल है तो वो इसमें कम पाए जाएंगे। ह्यूमस की मात्रा भी कम होगी क्योंकि जंगली क्षेत्र से आती नहीं है। यदि वन वाले क्षेत्रों से आती हो, वन की जो मृदा होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक मृदाओं में ज्यादा पाया जाता है। जो पदार्थ जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो वनस्पति का कोई भाग हो, तो उनसे जो सड़े गले पदार्थों से जो बनता है वो कहलाता है ह्यूमस। ह्यूमस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसमें ह्यूमस की भी क्या होगी? कमी होगी। तो लिख लेते हैं इस प्रकार की मृदा में चूना व फास्फोरिक अम्ल एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है, कमी होती है। फिर बात करें कि ये पाई कौन कौन से जिलों में जाती है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो देखो जहाँ जहाँ जो नदी वाला जो क्षेत्र हमने बात की पूर्वी राजस्थान के बारे में, जैसे भरतपुर, धौलपुर हुआ, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कैसी मृदा पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा। कौन कौन क्षेत्र में? भरतपुर, अलवर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर,
भरतपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और उसके बाद में श्री गंगानगर जिला। श्री गंगानगर जिला, यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाएगी? तो यहाँ पर जलोढ़ या कछारी मृदा। नए जिले की यदि बात करें तो भरतपुर से अलग हुआ डीग जिला, अलवर से अलग हुआ खेरथल तेजारा जिला, सवाई माधोपुर से अलग हुआ जो केकड़ी जिला था, और गंगापुर सिटी जो जिला जो किससे अलग हुआ? सवाई माधोपुर से अलग हुआ, वहां पे भी श्री गंगानगर से अलग हुआ अनूपगढ़ जिला, जहां पर भी घग्गर नदी जाती है, तो वहां पे भी ऐसी मृदा पाई जाएगी। तो इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। तो ये जिले आप अच्छी तरह से याद रख लेना, क्वेश्चन मेन तो यहीं से पूछे जाएंगे, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। जो जिलों के नाम है यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा राजस्थान में जलोढ़ अथवा कछारी मृदा कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, तो ये आपको ये जिले दे दी जाएंगे। 3 पूछा जाएगा, भरतपुर, अलवर, दौसा में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ अथवा कछारी मृदा यहाँ पे पाई जाती है। तो ये आप यहाँ पे याद रख लेना। देखो साथ में जयपुर, जयपुर में भी नदियां हैं, नदी का मैदान है, तो जयपुर में भी कैसी मृदा पाई जाएगी? जलोढ़ अथवा कछारी मृदा पाई जाएगी। तो यह है जलोढ़ अथवा कछारी मृदा के बारे में। पूर्वी राजस्थान में नदी निर्मित मैदानों में ये पाई जाती है। इसके अंदर चूना, फास्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और श्री गंगानगर के क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यदि साथ साथ में लिख लिया तो बहुत ही अच्छा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और मृदा के बारे में। अब हम देखेंगे लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, तो 2 नंबर हेडिंग डाल लीजिएगा, लाल और पीली मृदा। वैसे हमने कल देखो इस मैप के माध्यम से देखा था कि लाल पीली मृदा कहाँ पे पाई जाएगी, तो इसके बारे में हमने भी कल बात कर ली थी। यानी कि जो क्षेत्र जो हाड़ौती के पठार के आसपास का क्षेत्र है, हाड़ौती के पठार में काली मृदा, उसके आसपास के क्षेत्रों में लाल मृदा, और उससे थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो लाल और पीली मृदा वहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि वो संक्रमणशील क्षेत्र वाला है, जहाँ पीली मृदा और लाल मृदा जहाँ पे अलग होती है वहां पे ये मृदा पाई जाती है। तो इसके बारे में देखते हैं। ये जो लाल पीली मृदा है, इसका लाल और जो पीला रंग है वो इसमें लोहांश की मात्रा, लोहांश की उपस्थिति दर्शाता है। तो क्या लिखेंगे? इसका लाल और पीला रंग, इसका लाल व पीला रंग लोहांश की प्रधानता को दर्शाता है, को दर्शाता है। इसमें लोहे का ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से लाल और पीला रंग बनता है। काली मृदाओं में जैसे लोहे का ऑक्सीकरण होगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल, और लाल मृदा का ऑक्सीकरण होता रहेगा तो उसमें कैसी मृदा बन जाएगी? पीले रंग की मृदा बन जाएगी। तो ये जो मृदा है, अब इसके अंदर किसकी कमी पाई जाती है? तो इसमें कार्बोनेट की कमी पाई जाती है। कार्बोनेट की कमी, इस मृदा में किसकी कमी है? कार्बोनेट की यहाँ पे कमी पाई जाती है। बात करें ये पाई कहाँ पे जाती है? ये पाई जाती है सवाई माधोपुर का पश्चिमी क्षेत्र, उसके बाद बात करें पश्चिमी भीलवाड़ा, और बात करें अजमेर और सिरोही के क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी सवाई माधोपुर, फिर बात करें पश्चिमी भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही, इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। इस मृदा का यदि विस्तार पूछे तो कौन कौन से जिलों में होगा? पश्चिमी सवाई माधोपुर, पश्चिमी भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही। अब बात करें तो कौन से जिले में होगी? शाहपुरा। कौन से जिले में? शाहपुरा जिले में पाई जाएगी। यदि बात करें ब्यावर जिले की, तो ब्यावर जिले में भी कैसी मृदा पाई जाएगी? तो लाल और पीली मृदा पाई जाएगी। वर्तमान के जिलों के हिसाब से यदि कोई पूछ ले तो इस प्रकार की बातें होगी। तो ये कौन सी मृदा थी? ये हमारी थी लाल और पीली मृदा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और मृदा के बारे में। तो इसके स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब जो तीसरी मृदा हम देखने वाले हैं उसका नाम होगा लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा, ये इनके नाम है, याद रखने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। बार बार लिखोगे तो नाम आपको याद हो जाएगा। अब बात करें कि इसका जो लाल रंग किसके कारण है, तो इसका लाल रंग
लोहांश की उपस्थिति के कारण, लोहांश की उपस्थिति के कारण, लोहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा हुआ, लाल हुआ। अब देखो ज्वालामुखी से निर्मित थी काली मृदा, उससे ये बनी है, तो इसमें भी खनिजों की क्या होगी, कुछ कमी होगी, कुछ खनिज इसमें नहीं पाए जाएंगे, जैसे चूना, पोटास की बात करें और इसमें बात करें फास्फोरस की, तो ये इसमें नहीं पाए जाएंगे। कौन कौन से नहीं पाए जाएंगे, तो देखो चूना, फास्फोरस, चूना, फास्फोरस, इसकी क्या होगी, इसके अंदर कमी होगी, चूना फास्फोरस की कमी। चूना, फास्फोरस व पोटास की कमी। और लोहा इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फिर बात करें इसका विस्तार, कौन कौन से जिलों में ये पाई जाती है, कौन सी, लाल और लोमी मृदा, तो ये पाई जाती है उदयपुर, उदयपुर के आसपास और डूंगरपुर के क्षेत्रों में। कहाँ पाई जाती है ये, उदयपुर व डूंगरपुर। अब उदयपुर से जिला एक अलग हुआ, आपको पता है सलूम्बर, तो सलूम्बर जिले में भी कौन पाई जाएगी, तो लाल लोमी मृदा पाई जाएगी। फिर बात करते हैं कि इस मृदा में कौन से फसलों की खेती की जा सकती है, तो इसमें मक्का, चावल और गन्ना की खेती की जा सकती है। यह है मक्का, चावल, चावल को चावल नहीं कहते, चावल को क्या कहते हैं, धान कहते हैं। चावल और धान में फर्क होता है, धान होता है जो हम फसल बीजते हैं, फसल बोने के बाद जो उसमें जो उत्पाद जो बनता है, जिसके ऊपर छिलका लगा होता है, जैसे ये कोई चावल है और इसके ऊपर यदि छिलका लगा होगा तो ये धान कहलाएगा, और जब ये छिलका उतार लिया जाएगा, जो सफेद चावल हमें दिखाई देता है सफेद रंग का, वो कहलाता है चावल, और ऊपर यदि उसके छिलका लगा हो तो वो क्या कहलाता है, धान कहलाता है। मक्का, चावल और गन्ना, गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है, उपयुक्त मृदा। मक्का, चावल व गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है कौन सी, लाल लोमी मृदा। फिर हम बात करेंगे दोमट मृदा के बारे में, यह आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं दोमट मृदा के बारे में, या दोमट कछारी मृदा। अब देखते हैं दोमट और कछारी मृदा। 4 नंबर पे लिखें दोमट कछारी मृदा। ये जो दोमट कछारी मृदा है, ये कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये उन्हीं मैदानी भागों में पाई जाने वाली मृदा है, मैदानी भागों में पाई जाती है। पोषक तत्वों की इसके अंदर पर्याप्तता होती है, पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध। पोषक तत्व कौन से होते हैं, पौधों के लिए जो मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं वो होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये मुख्य पोषक तत्व है जो पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, और ये इसके अंदर इन मृदाओं में पाए जाते हैं। फिर बात करें कि ये मृदा पाई कहाँ पे जाती है, इसका विस्तार कहाँ पे, इसका विस्तार कहाँ पे, तो यदि बात करें इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार पाया जाता है अलवर, भरतपुर और भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र, भीलवाड़ा में भी इसकी उपस्थिति है। अलवर, भरतपुर और भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है, क्योंकि जहां एक जैसा क्षेत्र मिलेगा वहां ये मृदाएं पाई जाती होंगी। तो ये इसका विस्तार है अलवर, भरतपुर और दौसा, और लगभग सभी फसलों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, लगभग सभी फसलों की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग जो फसलें हैं इस दोमट कछारी मृदा में हम उसकी खेती कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई किसके बारे में, दोमट कछारी मृदा के बारे में। अब हम देखते हैं लाल और काली मृदा के बारे में, ये आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। देखते हैं लाल और काली मृदा, तो हेडिंग डाल लीजिएगा लाल और काली मृदा। लाल और काली मृदा। अब इसका लाल और काला रंग कैसे हुआ,
तो लोहे की उपलब्धता के कारण, लोहे की उपलब्धता के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल और काला रंग होता है। इसके अंदर फास्फेट, नाइट्रोजन और जो कार्बनिक पदार्थ है उनकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो किसकी कमी पाई जाएगी इसके अंदर, देखो लिखो, नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम, या इसे कैल्शियम लिखो, कैल्शियम, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों की कमी, पदार्थों की कमी इसमें पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो मृदा है ज्वालामुखी से निर्मित हुई है, ज्वालामुखी से निर्मित है तो इसमें कार्बनिक पदार्थ तो पाए जाएंगे नहीं, इसके अंदर लोहांश की मात्रा पाई जाती है, लोहांश की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। फिर बात करें इसका विस्तार, काली मृदा और लाल मृदा, इसका जो विस्तार है वो है भीलवाड़ा, पूर्वी डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। जो दक्षिणी राजस्थान है वो लगभग उन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो लिखो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। फिर बात करें ये कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त है, तो काली मृदा जो जिस फसल के लिए उपयुक्त है वो फसल है कपास। कपास के लिए सबसे प्रमुख मृदा कौन सी होती है, काली मृदा। तो यहाँ पे किसकी खेती की जा सकती है, कपास व मक्का की खेती के लिए उपयुक्त, कपास व मक्का की खेती के लिए उपयुक्त है कौन, लाल और काली मृदा। अब बात करते हैं आगे एक और मृदा के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और मृदा के बारे में। तो ये हुई हमारी लाल और काली मृदा। अब जिस मृदा के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम होगा मध्य प्रकार की काली मृदा। तो मध्यम प्रकार की काली मृदा के बारे में बात करने वाले हैं, मध्यम प्रकार की काली मृदा। मध्यम प्रकार की काली मृदा, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, गहरे भूरे से काला रंग होता है। ये मृदा इसका रंग कैसा होता है, गहरे भूरे से काला रंग। इसके अंदर लोहे की मात्रा प्रचुर पाई जाती है, लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। ये जो मृदा है इसको रेगूर मृदा भी कहते हैं, रेगूर या स्वसिंचित मृदा, स्वसिंचित या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, रेगूर मृदा इसका अन्य नाम है। स्वतः जुताई की मृदा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मृदा है इसके अंदर जैसे ही इसमें पानी यानी कि नमी की कमी होगी, आर्द्रता की कमी होगी, इसके अंदर पानी की मात्रा कम होगी मृदा में, तो क्या होगी, इसके अंदर दरारें पड़ेंगी। क्या पड़ जाएंगी, दरारें पड़ने लगेगी। और जैसे ही इसके अंदर सिंचाई की जाएगी तो वो दरारें आपस में क्या होगी, वापस मिल जाएंगी, वो दरारें कम हो जाएंगी। इसी वजह से इसे कहते हैं कि ये कैसी है, स्वतः जुताई वाली। ये अपनी जुताई कैसे कर लेती है, अपने आप कर लेती है, सेल्फ कल्टीवेटेड सोइल इसे कहते हैं, सेल्फ कल्टीवेटेड सोइल भी हम इसे कह सकते हैं। तो यह है मध्य प्रकार की काली मृदा। यह जो मृदा है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, कपास की खेती हेतु सर्वोत्तम मृदा कौन है, तो मध्यम प्रकार की काली मृदा। पाई कौन कौन से जिलों में जाती है, तो हाड़ौती के पठार में जो 4 जिले आते हैं, कोटा संभाग में जो 4 जिले आते हैं वहां पर ये पाई जाती है। कौन कौन से हैं, तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़।
हाड़ौती के चारों जिलों में ये मृदा पाई जाती है, क्योंकि वो जो मैदान है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। इसके अंदर कैल्शियम व पोटेशियम की मात्रा प्रचुर पाई जाती है। कैल्शियम व पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है, कमी होती। कौन सी मृदा में? तो मध्यम प्रकार की काली मृदा की ये बातें थी। हाड़ौती के पठार में ये मृदा पाई जाती है। गहरे भूरे से काला रंग होता है। लोहे की प्रचुर मात्रा के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला रंग होता है। रेगूर और स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसे कहते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा है। हाड़ौती के पठार में जो 4 जिले आते हैं, हाड़ौती क्षेत्र में जो 4 जिले आते हैं, कोटा संभाग के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में ये पाई जाती है। कैल्शियम और पोटास प्रचुर मात्रा में, और नाइट्रोजन फास्फोरस की यहाँ पे क्या होती है? कमी होती है। तो ये मृदा कौन सी थी? मध्यम प्रकार की काली मृदा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और मृदा के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और मृदा के बारे में। तो नेक्स्ट मृदा का जो नाम रहेगा वो है भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा, भूरी रेतीली मृदा। ये जो मृदा है वो पाई कहाँ पे जाती है? तो देखो, जो मध्य वाला जो क्षेत्र है, जहां पर ये इस प्रकार से है, देखो ये हमारा राजस्थान है, और इस हाड़ौती के पठार में पाई जाती है काली मृदा। काली मृदा के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है लाल मृदा। फिर पाई जाती है इन क्षेत्रों में पीली मृदा, लाल और पीली मृदा। फिर भूरी मृदा प्रारंभ हो जाती है, और इन्हीं क्षेत्रों में ये भूरी जो मृदा है वो पाई जाती है। और देखो, इधर रेतीली मृदा प्रारंभ हो जाती है, इधर लाल और पीली मृदा जब आपस में ये मिलती है, उस क्षेत्र में जो पाई जाती है, कैसी मृदा पाई जाती है? तो भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। ये कौन कौन सा क्षेत्र होगा? तो ये क्षेत्र होगा, देखिए, बाड़मेर वाला क्षेत्र, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, ये क्षेत्र है जहाँ पे ये मृदा पाई जाती है। और ऊपर तक बात करें तो सीकर और झुंझुनू तक ये मृदा पाई जाती है। इन क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है वो है भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा यहाँ पे पाई जाती है। तो ये मृदा है। अब पूछा जाएगा कि भूरी रेतीली मृदा पाई कहाँ पे जाती है और इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो इसके अंदर फास्फोरस की या फास्फेट की प्रधानता पाई जाती है, फास्फेट की उपलब्धता। फास्फेट इसके अंदर पाया जाता है। फिर बात करें इसका विस्तार, तो ये कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? ये जो भूरी रेतीली मृदा है ये पाई जाती है बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू में बात करें, बाड़मेर का नया जिला जो कौन सा है? बालोतरा, वहां पे भी ये पाई जाएगी। नागौर से अलग हुआ जिला डीडवाना, कुचामन, वहां पर भी ये नदी, ये जो मृदा है पाई जाएगी। सीकर झुंझुनू से अलग हुआ नीम का थाना, नीम का थाना, तो वहां पर भी ये मृदा पाई जाएगी। ये नए जिलों के बारे में भी आप याद रख लेना। तो इस प्रकार से बातें हुई भूरी रेतीली मृदा के बारे में। अब देखते हैं और मृदा के बारे में। ये तो भूरी रेतीली मृदा होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट मृदा के बारे में। हमने देखा था राजस्थान में कुल मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमने 7 देख ली, बची एक जो कौन सी है? रेतीली मृदा, रेतीली मृदा। ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में ये मृदा पाई जाती है। इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, क्योंकि ये अवसाद से निर्मित है, बहुत पुरानी ये मृदा है। तो इस प्रकार से ये जो मृदा है रेगिस्तानी मृदा है। इस रेतीली मृदा इस पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसको आगे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तो 4 भागों में बांट सकते हैं।
चार भागों में बांटेंगे, कौन कौन सी? एक है रेतीली बालू मृदा, रेतीली बालू मृदा, रेतीली बालू मृदा। फिर है लाल रेतीली मृदा, लाल रेतीली मृदा, रेतीली बालू मृदा, लाल रेतीली मृदा। फिर देखेंगे पीली भूरी रेतीली मृदा, पीली भूरी रेतीली मृदा, रेतीली बालू मृदा, लाल रेतीली मृदा, पीली भूरी रेतीली मृदा। फिर देखेंगे खारी मृदा, खारी मृदा। तो इस प्रकार से हम रेतीली मृदा को चार भागों में बांट सकते हैं। इसमें यदि बात करें रेतीली बालू मृदा या रेतीली बलुई मृदा जिसके बारे में बात करें, वो कौन कौन से जिले में पाई जाएगी? वो उत्तरी राजस्थान में पाई जाएगी। उत्तरी राजस्थान यानी जो पश्चिमी राजस्थान जो हमने बांटा था भौगोलिक विभाजन में, जो हमने देखा था, उसका जो उत्तरी जो क्षेत्र था, जिसमें हम बात करें गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू, तो इन जिलों में पाई जाएगी रेतीली बालू मृदा। नया जिला बात करें तो गंगानगर और बीकानेर से अलग हुआ जिला, जिले का नाम अनूपगढ़, अनूपगढ़, वहां भी ये मृदा पाई जाएगी। फिर बात करते हैं लाल और रेतीली मृदा के बारे में कि लाल रेतीली मृदा कहाँ पाई जाएगी। वैसे हमने भी थोड़ी देर पहले जिन क्षेत्रों में बात की थी, जो भूरी रेतीली मृदा, लगभग उन्हीं क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। कौन कौन सा क्षेत्र है? देखो जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर और सीकर, इन क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। कौन सी? लाल रेतीली मृदा। चूरू और झुंझुनू में भी ये मृदा पाई जाती है, चूरू और झुंझुनू। जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, सीकर, चूरू, झुंझुनू में ये मृदा पाई जाती है। कौन सी? तो लाल रेतीली मृदा। फिर बात करते हैं पीली और पीली भूरी रेतीली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? तो ये दो जिलों में पाई जाती है, नागौर और पाली में। कौन कौन से क्षेत्रों में? नागौर में और पाली में, इन दो क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। यदि बात करें इनके साथ नए जिलों को आप रिलेट करते हुए चलो, तो नए जिले जैसे नागौर से अलग हुआ डीडवाना, डीडवाना कुचामन, तो इन जिले में भी पाई जाएगी। सीकर झुंझुनू से अलग हुआ जिला नीम का थाना, नीम का थाना, यहाँ पे भी पाई जाएगी। जालोर से अलग हुआ सांचौर जिला, तो उन क्षेत्रों में पाई जाएगी। डीडवाना कुचामन, जोधपुर से अलग हुआ जोधपुर ग्रामीण जोधपुर ग्रामीण जिला, जिसमें भी ये मृदा पाई जाएगी। फिर बात करते हैं खारी मृदा की। खारी मृदा जो क्षेत्र है राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र, जहाँ पर नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाएगी। जिसमें हम बात करें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर की इन क्षेत्रों की बात करते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर का कुछ क्षेत्र, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, और बात करें बीकानेर की, बीकानेर, तो इन क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। जोधपुर का भी कुछ क्षेत्र जहाँ पर कुछ खारे पानी की झीलें, उनके आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पे नमक की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि तैतीस सागर के अवशेष के कारण ये जो नमक पाया जाता है, उसी के कारण ये मृदा कैसी हो जाती है? खारी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये मृदाएं थी। हमने राजस्थान में कुल मृदाओं का 8 भागों में बांटा था, 8 प्रकार से उनका वर्गीकरण किया था, जिनको हमने डिटेल से आज की क्लास में पढ़ लिया। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में देखेंगे इन मृदाओं का वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण, इनको वैज्ञानिक नामों से किस प्रकार से बांटा जा सकता है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। और उसके बाद मृदाओं से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मृदा अपर्दन के बारे में भी कुछ हम बातें करेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।